इजराइल ने ईरान पर 3 तरह से हमला किया है। पहले हमले में ईरान के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया, दूसरे हमले में मिसाइल और ड्रोन अड्डों को निशाना बनाया गया, वहीं तीसरे हमले में मिसाइल फैक्ट्रीज के साइट्स को निशाना बनाया गया। तो 3 जो हमले हुए हैं, 3 हमलों में 3 तरह से ईरान की जो क्षमता है उसको कम करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। देखिए, पहले जो आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से एक्टिव हुआ और उसके बाद फिर ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं उसमें सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा और मिसाइल फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचा। मनीष हमारे साथ है। मनीष, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है इस हमले में, डेज ऑफ रिपेंटेंस जो ऑपरेशन हुआ है? अमित, जो अभी हमें ऑफिशियली जानकारी आईडीएफ के द्वारा मिली है उसमें ये बताया गया है जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं एलटीएस हर्जी हलेवी, वो इस पूरे जो स्ट्राइक को देख रहे थे अंडरग्राउंड बंकर्स के जरिए। कमांड कंट्रोल सेंटर जहां सेटअप किया गया था इसराइल का, उसको मॉनिटर किया और साथ में एयरफोर्स की जो वहां पे इजरायली एयरफोर्स के जो कमांडर हैं कैंप रेबिन जो एरिया है वहां पर मेजर जनरल तोमर बार, इन्होंने इसको मॉनिटर किया और अंडरग्राउंड बंकर के द्वारा इससे मॉनिटर किया गया। जो अभी यहाँ पर करीबन 9:35 का वक्त है और इजराइल में वक्त जो है 7:03 सुबह का हो रहा है और साथ में ईरान में करीबन 7:30 का है। तो ये टाइम डिफरेंस है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कल देर रात इंडियन टाइम के हिसाब से करीबन 3 से 4 बजे के लगभग जब ये अटैक हुआ तो अटैक लगातार होने लगे। इसमें क्योंकि ईरान को ये पहले से अंदेशा था कि इजराइल अटैक कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अपना बावर जो कि 373 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ऑन किया। उसके अलावा S-400 और S-300 से पूरा कवर करने की कोशिश की, लेकिन मल्टीपल टारगेट से। पहला टारगेट था जो कि तेहरान है, उसको टारगेट किया गया, उसके बाद खुजिस्तान और तीसरा टारगेट था इलम। अब ये टारगेट इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि कमांड कंट्रोल सेंटर पे पूरा इंटेलिजेंस गैदर था कि 1 अक्टूबर को जो अटैक किया गया उसमें जो वाइटल इंस्टॉलेशंस में जो ऑफिसर्स थे जो कि जिन्होंने ये पूरा प्लान किया उन सब का बेस यहाँ पर है। इसीलिए 3 वेव अटैक के तौर पर देखी गई। फर्स्ट वेव में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया ताकि जो इजरायली एयरफोर्स और साथ में इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो उसके सेकंड वेव के तौर पर जो मिसाइल सिस्टम्स हैं और साथ में ड्रोन तो जहां पर है, जहां आर्म ड्रोन है उसको डिस्ट्रॉय कर 3 फेजेस में ये हमले हुए हैं और तीनों फेजेस में एक एक करके ईरान की ताकत को कम करते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। और इस दौरान F-35 जो हम बता रहे हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इसका इस्तेमाल हुआ, रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल हुआ, स्पाई प्लेन्स का इस्तेमाल हुआ, एवॉक्स का इस्तेमाल हुआ। तो कुल मिलाकर पूरा एक बेड़ा था जो पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी पछतावे का दिन, ईरान को पछतावा हो रहा होगा। ईरान पर इजराइल के हमले पर यूके ने अपने बयान में क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। हम इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं, हम इस स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप इजराइल के आत्मरक्षा और खुद की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करते हैं। तो पहले अमेरिका और उसके बाद अब यूके ने भी इस हमले को, इजराइल के ईरान पर हुए हमले को समर्थन दिया है और साफ कहा है कि यह उनका अधिकार था क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ था। शोएब, एक एक करके जो बड़े देश हैं और जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उनका समर्थन सीधा इजराइल को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ईरान के अंदर अब किस तरह की मनोस्थिति होगी और किस तरह से वो इसका जवाब देने का सोच रहे होंगे, क्योंकि आपने कहा कि प्रॉक्सी तो देंगे। क्या ऐसा अंदर खाने में चल रहा होगा या जनता भी चाहती होगी कि भाई ये तो आपके सेल्फ डिफेंस का मौका है, आपके ऊपर हमला हुआ, जवाब क्यों ना दें? बिल्कुल, देखिए तमाम जो देश है, चाहे यूके हो, यूएस हो, ये तमाम मित्र देश है इजराइल के और इजराइल के साथ शुरुआत से ही 7 अक्टूबर का जब हमला हुआ था उसके बाद से ही लगातार खड़े हैं, उसको मदद भी दे रहे हैं। तो जब ईरान की तरफ से हमला किया गया था इजराइल पर तब भी इन तमाम देशों का बयान आया था और उस हमले की निंदा की गई थी और कहा गया था कि रक्षा करने का इजराइल को अधिकार है। इसीलिए इजराइल के हमले के बाद ये तमाम देश फिर से
उसी बयान को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, अगर ईरान की बात करते हैं, चूंकि उसी घड़ी का इंतजार है कि ईरान की तरफ से ऑफिशियल बयान तो कुछ आए, कोई बयान अभी तक नहीं आया है कि दरअसल वहां किस तरह के हालात है। हालांकि कुछ जो मीडिया है ईरान की, हम सुबह से उस पर नजर बनाए हुए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तेहरान में हालात सामान्य है, गाड़ियां सड़कों पर चल रही है, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि हमला हुआ है, चीजें रुक गई है, जीवन सामान्य है। ये तमाम बातें ईरानी मीडिया की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि तेहरान के अलावा 2 और डिस्ट्रिक्ट को निशाना बनाया गया है और इजराइल की तरफ से साफ किया गया है कि उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, किसी तरह की सिविलियन या कोई भी नागरिक जो इलाके हैं या फिर रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया। इसलिए ईरान के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि उनकी जो जिंदगी ऐसा नहीं कि किसी तरह से बहुत ज़्यादा बाधित हुई हो इन हमलों से। लेकिन ये बात सही है कि एक डर ज़रूर पैदा हुआ है कि इजराइल हमला करेगा अगर ईरान फिर से हमला करता है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो जिस तरह से अभी बातें सामने आ रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है अमित की शायद इस बार थोड़ा संयमित रहना पड़ेगा ईरान को। लेकिन शोएब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा है कि ईरान का जो रिएक्शन होता है या फिर वहां पर जिस तरह की सरकार है और रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो हमने देखा है कि अक्सर वो क्या करते हैं, जवाबी कार्रवाई किस तरह से करते हैं, तो बदला लेते हैं क्योंकि आत्मसम्मान की बात आ जाती है। तो ऐसे में आपको क्या इंतजार करेंगे अगर खमैनी की ओर से कोई स्टेटमेंट आता है उसके बाद ही रेवोल्यूशनरी जो गार्ड है वो इस पर कोई कदम उठाएगी? क्योंकि ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, उसने सीधे उनके घर में घुसकर हमला किया है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप अगर ईरान की किसी भी तरह की पॉलिसी देखेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे जब से इस्लामिक क्रांति हुई वहां पर 1980 के दौर से 2024 तक, तो हर चीज़ में आपको जो अमेरिका और इजराइल का जो विरोध है वो नज़र आएगा। वहाँ की शिक्षा से लेकर और तमाम जो भी पॉलिसीज़ वहाँ पर बनती है, सैन्य जो पॉलिसी है वो तो जाहिर सी बात है कि उसी हिसाब से बनाई गई है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल का जो विरोध है उसमें नज़र आएगा। और सबसे जो बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जाता है कि इजराइल नाम का कोई देश है ही नहीं, ये तमाम बातें उसकी तरफ से कही जाती है। अब सीधा टकराव है, टकराव की स्थिति है। और पिछले 2-3 महीनों में, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद इस तरह के कई मौके आए हैं, जबानी जो जंग है वो तो चली रही थी इजराइल और ईरान के दरमियान, लेकिन सीधे अटैक हुए। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है दोनों देशों के सामने, परेशानी कहे या दोनों देशों के लिए कहा जा सकता है कि एक ये प्लस पॉइंट भी है कि दोनों देशों की सरहदें नहीं मिलती, 2000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। तो एक दूसरे पर जो मिसाइल अटैक है या फिर वायुसेना के जरिए जो हमले हैं वो हो सकते हैं, वही दोनों देश कर रहे हैं। जिस तरह से लेबनान या फिर गाजा की जो जमीनी लड़ाई इजराइल की तरफ से लड़ी जा रही है, तो ईरान और इजराइल में कभी मुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों की सरहदें इतनी दूर है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को इसी तरह से टारगेट करने की बात कही जाती है। और अब अगर ये मान सम्मान की, जिस तरह से मैंने कहा कि लड़ाई की बात आएगी कि इजराइल ने हमारे घर में आकर हम पर हमला किया है, तो अब उसको जवाब देना है। तो देखना यही होगा कि जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है उनकी तरफ से किस तरह की बातें सामने आती है। बिल्कुल शोएब, एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें ईरान पर हमले के बाद अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल, ईरान, इराक का एयर स्पेस बंद है, क्योंकि जिस तरह से 3 फेजेस में हमले हुए थे उसके बाद अभी अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान और साथ ही साथ ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो उनके हितैषी हैं, जैसे हौतीज हैं, इराक में मौजूद मिलिशिया है, सीरिया में मौजूद मिलिशिया है या हिजबुल्ला है, उनकी ओर से फिर से हमले हो सकते हैं, इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में ईरान से लेकर इराक तक और साथ ही इजराइल के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। कोई भी फ्लाइट इस एयर स्पेस से अब नहीं जा रही है। मनीष, आपके पास इसको लेकर और क्या अपडेट है? अमित, ईरान साथ में इजराइल ने भी अपना जो पार्शियली एयर स्पेस है उसको ब्लॉक किया है और ईरान का जो पूरा एयर स्पेस है और वो से ब्लॉक किया गया है। उसकी वजह है कि एयर स्ट्राइक होने के बाद जो ये मिसाइल्स को यूज किया गया, मिसाइल स्ट्राइक की गई, बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की गई और फिर उसके बाद मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज किया गया। और इसी वजह से जो सिविल कैजुअलिटीज ना हो, इस बात का ध्यान इजराइल रख रहा है कि सिविल कैजुअलिटीज ना हो, इसलिए मिलिट्री लोकेशंस को इन्होंने निशाना बनाया है। जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी डिफेंस गार्ड कोर है ईरान का, उनके द्वारा, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के द्वारा इस बात को कहा गया है, हमें इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि जो टारगेट्स हैं वो मल्टीपल टारगेट्स हैं, हिट हैं,
हुए हैं और इसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर कितने और मिसाइल्स अंदर की तरफ आए हैं। अब ऐसे में पूरे जो वर्ल्ड है और खास तौर पे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होने की उम्मीद बहुत ज्यादा जताई जा रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद, नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद फिर 1 अक्टूबर का अटैक हुआ। 1 अक्टूबर में जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद 7 अक्टूबर का वो डे था जब 2023 में एक मैसेकर हुआ था इसराइल में, तो उसको फिर से बराबर किया गया। फिर उसके बाद अभी थोड़े दिनों पहले जो टॉप कमांडर्स और लीडरशिप थी हमास की, हिजबुल्लाह की, उनको मार गिराया गया। और फिर उसके बाद अब जाकर मनीष, आपने जो अहम पॉइंट ये उठाया है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह को खत्म किया, हमास को खत्म किया, और साथ ही साथ जिस तरह से सीरिया में भी जो ईरानी इंस्टॉलेशंस थे उन पर हमला किया, क्या अब ईरान के लिए आसान होगा कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए वो इजराइल को निशाना बनाए, क्योंकि पहले ही इजराइल ने उनको न्यूट्रलाइज किया है काफी हद तक? चलिए मनीष से हम बात करेंगे, उनकी जैसे ही आवाज हम तक पहुंचती है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है, और जिस तरह से ईरान के ऊपर एक के बाद हमले हुए हैं उसके बाद से ही ईरानी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। तेहरान, खुजिस्तान और इल्म के सैन्य ठिकानों पर यह हमले हुए थे। ईरान एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया था, पहला जो हमला हुआ था। उसके बाद एक के बाद एक जो हमले हुए इजराइल की ओर से, इसमें जो इजराइल के जो विमान थे उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जाते हैं ईरान के अंदर, और साथ ही साथ जहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांड सेंटर्स और बेसेस थे। कुछ जगहों पर नुकसान की खबर आ रही है, हालांकि अब जांच चल रही है कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान की ओर से तो कहा गया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक हमलों को न्यूट्रलाइज किया है, ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया है। लेकिन इजराइल की ओर से कहा गया है कि उन्होंने जिस मकसद के तहत ये हमले किए थे वो मकसद पूरा हो चुका है। उनकी जो रणनीति थी वो पूरी तरह से जमीन पर सही साबित हुई है, और उन्हें बिना किसी नुकसान के इस हमले में सफलता मिली है, और उनके विमान हमला करने के बाद सकुशल लौटकर वापस आया है। दावे अपने अपने हो रहे हैं, लेकिन अब इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे ही दिन निकलेगा उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार कितना ये नुकसान करने में कामयाब रहा है। जैसा कि मनीष, हम आपसे पूछ ही रहे थे कि आखिरकार ईरान के लिए कितना मुश्किल अब होने जा रहा है, क्योंकि उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या सीरिया में मौजूद हो, उनको काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अमित, सबसे पहले तो वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर दें, क्योंकि इस समय स्थिति ऐसी है कि ईरान के साथ गल्फ कंट्रीज, उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज और रशिया और चाइना का सपोर्ट है, तो वही इसराइल के साथ इस समय फुल फ्लेजेडली अमेरिका, नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट है, लेकिन जर्मनी, स्पेन इसमें अलग अपनी राय रखते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, और इसी वजह से जो इसराइल और ईरान का ये युद्ध है, आप समझ लीजिए इसे फुल फ्लेजेडली वॉर कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो इनके प्रॉक्सीज हैं, जिनको आप आतंकवादी संगठन कह लीजिए या इनका फ्रंट फेस कह लीजिए। अच्छा मनीष, आपको रोकना चाहते हैं, बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है इस वक्त ईरान। जवाबी हमले पर इजरायली सेना की ओर से ईरान को चेतावनी दी गई है कि अगर वो हमला करता है तो ऐसे में इजरायली सेना तैयार है, और उनको पता है कि किन किन ठिकानों पर हमला करना है। तो ये बड़ी खबर आ रही है आईडीएफ की ओर से, जहां पर प्रवक्ता डैनियल हगारी ने साफ कहा है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो बड़ी गलती करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अगर वो हमला करेगा तो उसके बाद जो ये दूसरा हमला होगा उसमें ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। Targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel.
मनीष, जो आईडीएफ की ओर से कहा जाता है कि अगर हमला होता है ईरान की ओर से तो करारा जवाब दिया जाएगा, तो दूसरा अगर हमला होता है तो ऐसे में किस तरह से ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? पहले तो हम आपको बता दें कि आपने ये जो आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन हैं उनका स्टेटमेंट सुना। डे ऑफ रिपेंटेंस में क्या क्या इस्तेमाल हुआ जिसका जिक्र आप कर रहे थे, दरअसल इसमें स्पाई प्लेन, उनके जो एवैक सिस्टम है यानी जो सर्विलांस सिस्टम है, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब का इस्तेमाल सोचे समझे तरीके से किया है। अगर ईरान एक बार फिर से इस पे एक्ट करता है, अगर 1 अक्टूबर की तरह अपने मल्टीपल करीबन 200 के लगभग अगर मिसाइल्स को अटैक करता है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने इस बार पहले से बिल्कुल मनीष, तो बहुत पहले से रणनीति बनाई गई थी और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, ठंडे दिमाग से रणनीति बनाने के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। और इसमें 2 अहम चीजें हैं। पहली चीज, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमारी लड़ाई ईरान के आम नागरिकों के साथ नहीं है, इसीलिए जब हमला हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया।